यस। तो अगर इफ देर इज अ सर्विस सेंटर विच इज बीइंग ऑपरेटेड बाय द कंपनी, तो इस केस में जो उनकी पॉलिसी है वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो कंपनी की वो बनाएगी। वो उनकी जो सर्विस पॉलिसीज होंगी और जिनको एग्जीक्यूट करना है सर्विस सेंटर लेवल पे कस्टमर को असिस्ट करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, तो जो स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट होगा उस सर्विस सेंटर का वो कौन तैयार करेगी? कंपनी के जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, वहां पे वो जो इनिशिएटिव लिया जाएगा वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वहां से होगी। यस, द सर्विसेज ऑब्वियसली इज अ पार्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। The public relation department is the whole sole authority who take care any kind of public relation initiatives. How to take care the public in more better and convenient way to make them satisfy. It is decided by the PR department itself. तो अगर वो पीआर डिपार्टमेंट आपके जो है सेपरेट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैब्लिश है तो वो पूरा का पूरा देखेगा। अदरवाइज जिस डिपार्टमेंट का केस है वो अपने लेवल पे देखेगा, इंडिविजुअलिज्म हो जाएगा, डिपार्टमेंटल हो जाएगा, वो सर्विसेज जो इनिशिएटिव है वो डिपार्टमेंटल हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, वो कितने बड़े स्केल का ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितना ज़्यादा डिपार्टमेंट हैंडल कर सकता है, कितने लोगों को वो बहाल कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा बड़े स्केल का ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे सेपरेट पीआर डिपार्टमेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा स्केल बड़ा स्केल का नहीं है, छोटे लेवल का है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल वाइज जो है ये फ्रीडम दे देते हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट के वेलफेयर के लिए स्टैंडर्ड पॉलिसी कैसे फ्रेम करेंगे। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो अपने डिपार्टमेंट के ज़रूरतों के हिसाब से पब्लिक पॉलिसी जो है डिज़ाइन करते हैं। ठीक है तनुष्का? हाँ तनुष्का, आर यू देयर? Yes, yes, ओके, तो चले फिर आज के हम लोग बात करते पब्लिक एंड प्राइवेट के अंदर। पब्लिक सेक्टर तक हो गया था आई थिंक, है ना? yes, पब्लिक सेक्टर का ये तीनों आपको बता दिया था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। तो टुडे yes, विल yes, बिगिन विद द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? विच इज ओन एंड रेगुलेटेड बाय द प्राइवेट ओनर, राइट? Where the entire decision making process is taken care by and on the basis of individual person, और इफ इट अगर ज्वाइंट वेंचर है, पार्टनरशिप है, तो उस केस में सभी मिलके डिसीजन लेते हैं। लेकिन एवरीथिंग इज कैरिड, यस द गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑब्वियसली हर इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, वो तो फॉलो हो रही है, वो सबके लिए एक जैसा है। लेकिन जो कंपनीज की अपनी रेगुलेशंस हैं, वो उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, अपनी कंपनी को कैसे चलाएंगे और जो ओवरऑल अथॉरिटी वो उसको कैसा इम्प्लीमेंट करेगी, ये सारा का सारा वो खुद के लेवल पे डिसाइड करते हैं। खुद वो फंडेड सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं, अपना जो सारा एक्सपेंस है खुद बियर अप करते हैं, और अपनी पॉलिसीज जो है वो सारा का सारा अपने लेवल पे इनिशिएट करते हैं कि भाई व्हाट शुड बी द पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी, व्हाट शुड बी द प्रोडक्शन पॉलिसी, व्हाट इज द एचआर पॉलिसी, everything what how the code of conduct of the organization should be taken care of. Everything is decided by the private player itself, where there is a less or rare involvement of the government agencies. गवर्नमेंट एजेंसीज के इन्वॉल्वमेंट सिर्फ और सिर्फ उस पूरे इंडस्ट्री के लिए है, जो उनके लिए स्टैंडर्ड पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाया है इंडस्ट्री के लेवल पे, वो सिर्फ उसको फॉलो करते हैं, उसके स्टैंडर्ड कोड ऑफ कोड को फॉलो करते हैं। बाकी कंपनीज के अंदर ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, करना है, कैसे उनकी प्रोडक्शन होगी, कितना प्रोडक्शन होगा, कैसे उनकी एडवर्टीजमेंट होगी, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके के एम्प्लॉयज रखेंगे, एम्प्लॉयज को सैलरी कितनी देनी है, एम्प्लॉय से वर्किंग आवर्स कितने लेने हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटेट करने हैं, क्या क्या बेनिफिट्स देने हैं, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द प्राइवेट प्लेयर और द इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर। और अगर वो जॉइंट वेंचर है, अगर वो शेयर मार्केट की वाली कंपनी है, तो जितने जो शेयर होल्डर्स हैं बड़े बड़े, जिनका कंपनीज के ऊपर एक इम्पोर्टेंट स्टैक होता है, इनका कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो सारे मिलजुल कर जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं किसी भी केस से लेके, किसी भी इशू से लेके।
So yes, that is called the private sector. The private sectors are the enterprises which is completely owned and regulated by either the ventured people. Ventured का मतलब होता है with more than one people are there in the business. और अगर वो sole proprietorship है, एक accounts में concept है sole proprietorship, और एक होता है joint ventures या partnership firm, दो तरीके का होता है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वो स्पेस में क्या होगा, एक इंडिविजुअल आदमी है वो पूरे कंपनी को रेगुलेट करेगा, वो कंपनी का मालिक होगा। लेकिन अगर उसके अंदर जॉइंट वेंचर है, पार्टनरशिप फर्म है, तो जितने पार्टनर्स हैं वो मिलकर एक साथ डिसीजन लेंगे किसी भी पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए। वो सारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं एक साथ डिसीजन मेकिंग करेंगे और उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि कंपनीज की जो 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 कंडक्ट है, जो कंपनीज की ऑपरेशन है वो कैसे चल रही है, इंडिविजुअल बेसिस पे है या जॉइंट वेंचर बेसिस पे रहे, उसके बेसिस पे वो कंपनीज के सारे डिसीजन मेकिंग को करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे हम सिर्फ ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का वो इंस्टीट्यूट प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट कहलाती है जिसके अंदर फाइनेंस जो है वो सेल्फ होता है, यानी कि एवरीथिंग the financial assistance is given by either an individual person, or if it is a joint venture, more than one people are integrated for their contribution for the well-being of the company. इसको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। The segment of national economy that is owned, controlled, and managed by private individual or enterprise is known as a private sector. Right? There is very less involvement of the government agency in regulating the company. The private sector's companies are divided on the basis of sizes, like small and medium enterprises and large enterprises, which are either privately or publicly traded organizations. तो यहाँ पे एक बात कही गई है कि ये जो हमने आपको बताया कि ये इसके स्केल पर डिपेंड करता है, लार्ज स्केल की कंपनी है या छोटी कंपनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन बात ये जो ऑनरशिप है वो किसकी है। कई बार इसके अंदर लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है कि आइदर प्राइवेटली और पब्लिकली ट्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिकली तब हो जाता है जब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्टनरशिप हो जाता है, जैसे एक कंसेप्ट है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, समझ गए। उसके अंदर क्या होता है कि उसका कुछ स्टैक जो होता है वो गवर्नमेंट के पास भी होता है। 51% जो है रिमेन्स विद द प्राइवेट प्लेयर, वो तो रहेगा ही क्योंकि ऑनरशिप प्राइवेट की रहनी है। और उसके बाद 51 के बाद मिनिमम हो गया, अगर गवर्नमेंट का भी उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, अगर गवर्नमेंट उसको फंड करती है, गवर्नमेंट उसको असिस्ट करती है, तो उस केस में उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और ऐसी कंपनी को हम कहते हैं पब्लिकली ट्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स partially funded by the government, not fully, but the partial fund is provided by the government agency itself for running the business. तो उसको हम कहते हैं पब्लिकली ट्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली आपके दो डेफिनेशन हो गए जो कि दिए गए हैं। They can be created in two ways, either by the formation of new enterprise or by the privatization of any public sector enterprise. आज के समय में हम बात करें तो जो मोदी गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर ज्यादा जोर डाल रही है, वो हर चीज को प्राइवेट करना चाहती है, अपने जो बर्डन है अपने कॉस्ट को है वो रिड्यूस करना चाहती है। इसलिए कभी रेलवे को प्राइवेट करने की बात करती है, कभी और जो दूसरे गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उसको प्राइवेट करने की बात करती है, या फिर अपना स्टैक कम करती है। ऑनरशिप जो है गवर्नमेंट उसको डिसइन्वेस्ट कर रही है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर किसी पब्लिक सेक्टर में पहले 51% का शेयर था, तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि 60-70% जो है प्राइवेट प्लेयर के पास चला जाए, हम 20-25% का ही बर्डन रखेंगे ताकि जो है सारा लोड बर्डन है वो प्राइवेट प्लेयर उसको बेयर अप करे। तो प्राइवेटाइजेशन एक कंसेप्ट है जिसके अंदर इफ द पब्लिक सेक्टर्स आर सोल्ड आउट टू द प्राइवेट इंडिविजुअल और द एंटरप्रेन्योर, देन दिस इज कॉल्ड द प्राइवेटाइजेशन। ऐसे कई एग्जांपल हैं। एक आज से मैं बताऊं, आज से करीब 7-8 साल पहले एक बैंक थी पब्लिक सेक्टर की, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का उसके अंदर फंड हुआ करता था, बैंक ऑफ राजस्थान के नाम से।
उसके ऊपर हमारा एक पूरा रिसर्च आर्टिकल भी हम लोगों ने लिखा है 2-3 फैकल्टी से मिलके, जब मैं जयपुर में था। तो वो बड़ा उस समय एक हॉट टॉपिक था कि भाई अगर बैंक ऑफ राजस्थान को बेच दिया गया, किसको बेचा गया था? आईसीआईसी बैंक को। यानी कि पहले वो पब्लिक सेक्टर बैंक थी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान उसको फंड करती थी, लेकिन बाद में उसमें घाटा होने की वजह से या बहुत अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होने की वजह से गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया। किसको? आईसीआईसीआई बैंक को। तो पहले तो बैंक जो है, बैंक ऑफ राजस्थान जो है वो पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइज थी, लेकिन बाद में वो क्या है, ऑन्ड कर दी गई, किसके हवाले? आईसीआईसीआई बैंक के हवाले कर दी गई। तो वो बन गया प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। तो जरूरी नहीं है, दो तरीके होते हैं प्राइवेट सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने का। या तो ये होता है कि आप नए लेवल से, नए फेज से उसको इनिशिएट करें, नए लेवल से अपना स्टैब्लिशमेंट करें, तो आप कंप्लीटली प्राइवेट है। दूसरा तरीका है कि आप किसी गवर्नमेंट की एजेंसीज को, जो गवर्नमेंट बेचना चाहती है, अपना स्टेक कम करना चाहती है, उसको खरीद लीजिए। तो जैसे ही आपका स्टेक 51% से बियॉन्ड जाता है, जैसे उससे ऊपर जाता है, आप उसके मालिक बन जाते हैं। तो वो भी एक तरीका है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को रेगुलेट करने का, स्टैब्लिश करने का। यहां तक कोई दिक्कत तो क्वेश्चन पूछ लो प्राइवेट सेक्टर के अंदर। आई गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. प्राइवेट सेक्टर के बेसिक कंसेप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, बट इससे पहले आपने सर पब्लिक सेक्टर में कहा था कि कुछ पब्लिक सेक्टर ऐसे भी होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का 51% से कम कंट्रीब्यूशन होता है। तब तो उसको नहीं हम लोग क्या अलग कहते थे कुछ, उसको नहीं नहीं कैटेगराइज नहीं, किया गया था। हाँ। वो भूल रहे हो। उसमें हमने क्या कहा था, पब्लिक सेक्टर के अंदर जो जो ज्वाइंट वेंचर की बात करी थी, उसमें हम ये बोले हाँ। थे हाँ। कि गवर्नमेंट सेक्टर की एजेंसी वही होगी जिसके अंदर मिनिमम 51% का स्टेक होगा, तब वो गवर्नमेंट की कहलाएगी। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि 51% का जो स्टेक है वो फुली जो है प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दी गई। वो जैसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ गई, वो उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया और वो प्राइवेट एंटरप्राइज कहलाएगी। दोनों के ओके। अंदर डिफरेंस सिर्फ ये है कि पब्लिक सेक्टर तब तक पब्लिक सेक्टर रह जाता है जब तक मिनिमम 51% का स्टैक है उसके साथ रिमेन रहता है। जैसे ही ओके। 51% से कम में वो आती है, वो क्या होगा, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का स्टैक उसमें बढ़ जाता है। वो हमने शायद कहा होगा, शायद भूल रहे होंगे, एक बार देख लेना। ओके। अच्छा सर, ये प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट कर रही है वो उसका जो इम्पैक्ट होता है, ओवरऑल रिजल्ट आता है, वो पॉजिटिव होता है कंट्री के वेलफेयर के लिए या फिर वो नेगेटिव नेगेटिव देखो, होता है? कंट्री के फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली हमारे लिए अच्छा है, पॉजिटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने बर्डन को कम करना चाहती है। सैलरी एक ऐसा पार्ट है, गवर्नमेंट मैं समझता हूँ अपने कमाई का, टोटल रेवेन्यू का बहुत सारा हिस्सा जो है वो एक सैलरी में, एम्प्लॉयमेंट में खर्चा करती है। अब उससे क्या होता है कि जो जो हमारे अदर डेवलपमेंट का काम जो है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है, रुक जाता है, या उतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हो पाता। हम अपनी कमाई का मैक्सिमम हिस्सा अगर एम्प्लॉयमेंट के अंदर खर्च कर देते हैं, तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? या हम जिस हिसाब से चाहते हैं, जिस हिसाब से हम अपने कंट्री को स्टैब्लिश बनाना चाहते हैं, उसमें तो काफी समय लग जाएगा। यही कारण है कि आपके 2004 में जो है गवर्नमेंट ने पेंशन हटा दिया। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बर्डन कम हो गया। अगर हम एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर एम्प्लॉयज की अगर नज़र से देखें, तो नेगेटिव है, क्योंकि एम्प्लॉयज चाहता है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब करें और अच्छी खासी सैलरी मिले, हमारा परिवार अच्छा चले, हम अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकें। तो एम्प्लॉयमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए, गवर्नमेंट के जो बजट को बढ़ाने के लिए एक अच्छा तरीका है कि हम प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा दें। प्राइवेटाइजेशन को जब हम बढ़ावा देंगे तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट की जो जो टोटल रेवेन्यू है उसका कम से कम खर्चा एम्प्लॉयमेंट में जाएगा। अब मान के चलिए रेलवे की बात करते हैं, रेलवे को सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कहा जाता है हमारे कंट्री में। सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयर है बड़ा, वो है रेलवे है। सबसे ज़्यादा लोग उसके अंदर काम करते हैं। अब सोचो उसके अंदर इतने लाख लोग जो काम करते हैं, उसकी सैलरी कितनी होगी, वो उनको देना पड़ता है। अब अगर उसके अंदर स्टैक प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाता है, तो गवर्नमेंट का सारा बर्डन खत्म हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर क्या है भाई, जो कमाई होगी उसके हिसाब से वो सैलरी देगी, वो आराम वाली जिंदगी जो थी, या फिर
पेंशन तो खैर मिलना है नहीं, तो वो कहीं ना कहीं उनके जो वर्क लाइफ बैलेंस में थोड़ी कमी आएगी, जो उनका जो लिविंग स्टाइल है उसके अंदर कमी आएगी। खैर वो तो हम एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। दोनों तरीके हैं सिक्के के, दो पहलू जिसको कहते हैं ना, कि अगर प्राइवेटाइजेशन की और गवर्नमेंट बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेनिफिशियल इसलिए होगा कि कम जो गवर्नमेंट की जो 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 फाइनेंशियल बर्डन है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वो कम हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी। और जिसकी वजह से जो पैसा कंट्री में आएगा उसका प्रॉपर फ्लो हो पाएगा डेवलपमेंट के लिए, हमारी कंट्री के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और आपके हेल्थ केयर सेक्टर्स के लिए, आपके एग्रीकल्चर के लिए, और बहुत अर्बन डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो वो जो पैसा है वो एक तरीके से हमारा फंड बन जाएगा और उससे उसका जो खर्चा है गवर्नमेंट अच्छे तरीके से कर सकती है। लेकिन एक अगर एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेगेटिव इसलिए हो रहा है कि जो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं वो बेचारे प्राइवेट में चले जाएंगे, उनको जो मोटी सैलरी मिलती थी वो ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर यूजुअली बिना काम के आपकी बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं देती है, या फिर अगर काम आपका अच्छा नहीं हो तो उस केस में आपकी एम्प्लॉयमेंट भी चली जाती है। तो वो इसलिए वो हंगामा करते हैं और इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, धरना देते हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। हर तरीके से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या आपका आपका एजुकेशन सेक्टर हो या रेलवे हो या सर्विस इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ये जा रही है मैक्सिमम अपना जो स्टैक है। आप ये देखेंगे कि आज के केस में जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का स्टैब्लिशमेंट नहीं कर रही है। बहुत ऐसे स्टेट है, स्टेट के अंदर आपको बहुत जैसे मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, आई बिलोंग टू झारखंड स्टेट, वहाँ पे हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की अभी भी भारी कमी है। पब्लिक सेक्टर के जो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो गिने चुने हैं, बहुत कम है। तो नतीजा ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरिटेरियस हैं, वो अगर क्वालिफाई करते हैं तो दूसरे स्टेट में पढ़ने को जाते हैं, या दूसरे स्टेट के अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा हैं जो अच्छा जॉब प्रोवाइड कराते हैं या अच्छी एजुकेशन देते हैं या नहीं भी देते हैं। तो एक जो स्टूडेंट है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचाता, वो अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में पढ़ने को जाता है। क्यों? क्योंकि अपने स्टेट में कोई ऐसी सुविधा अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट ने ऐसे गवर्नमेंट की एजेंसीज नहीं स्टैब्लिश किया है जिसमें बच्चे पढ़ सके। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि अगर हम एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करेंगे तो उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कॉस्ट है, फिर उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उसके अंदर कॉस्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनवाइट करेंगे। हर स्टेट गवर्नमेंट का आज का जो कंसेप्ट है वो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको अपने स्टेट में इनवाइट करती है कि आप हमारे स्टेट में स्टैब्लिश करिए, हम आपको ज़मीन देंगे, हम आपको ये सुविधा देंगे, वो देंगे। और इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अब अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, अगर वहाँ पे स्टैब्लिश होते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चों को एजुकेशन मिलेगी और गवर्नमेंट का भी पर्पस पूरा हो जाएगा, उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करनी पड़ेगी, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे चाहे वो जो भी वो सर्विस सर इंडस्ट्री हो। हाँ, आवाज आ रही है पीछे से सर एम्बुलेंस अभी की। जैसे ये सर सर मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ हाँ बोलो। सर मेरी आवाज़, सर वो तो सर ये अब कट रहा है आवाज, अब कट रहा है। लाइट नहीं है अब तनुष कट रहा है आवाज थोड़ा सर। क्लियर। शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारा। यहाँ लाइट शायद लाइट नहीं है, क्या कह रहे हो? लाइट नहीं है? डिस्टर्बेंस है। इसका अनुभव का आवाज तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन तनुष का कट रहा है। सर यहाँ पे ना सर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अब आ रही है सर आवाज़? हाँ ठीक हाँ है हाँ, आ बोलो। रही है। बोलो। सर यहाँ एक मिनट। प्रॉब्लम हाँ बोलो। सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले सुबह से धरना दिए हुए हैं, कल भी दिए हुए थे। हाँ ये रात के सुबह के 10 बजे 9 साढ़े 9 बजे काटे हैं लाइट,
तो सर वही प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे थोड़ी। और सर ये इसलिए भी हमको हो रहा है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइज आवाज आवाज एकदम नहीं आ रहा है तुम्हारा। तुम जो है अपने क्वेश्चंस को जो है ना चैट बॉक्स के अंदर डाल देना, हम उसको देख लेंगे, ठीक है? चैट बॉक्स के अंदर डाल देना। तो हम फर्दर बात कर लेते हैं जो कैटेगरीज है। एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर कई कैटेगरीज, कई सेगमेंट्स होते हैं और ये डिफरेंट उसके सेगमेंट्स है। हम स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। इसका मतलब क्या होता है कि जब एक कोई इंडिविजुअल पर्सन अकेले ऑन करता है बिजनेस को, जहाँ पे कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई वेंचर्ड कंपनी नहीं है, फुल्ली जो जो फाइनेंस है वो एक इंडिविजुअल अपने बिहाफ पे करता है, अपने जेब से करता है एस्टैब्लिशमेंट में, तो उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है? सोल का मतलब होता है अकेला, मीन्स एवरीथिंग इज फाइनेंस्ड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन. No any assistance, financial assistance or any kind of assistance is given by the other partners, whether it is a government or any other private partner. So it's called the individual form. ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आप जिस कॉलेज में एसएमएस में पढ़ते हैं, तो एसएमएस के अंदर हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द इंस्टीट्यूट, आपको पता है? नो सर। नहीं पता। डॉक्टर कौन एमपी है? सिंह सर है। आप लोग शायद, बच्चों से उनका इंटरेक्शन बहुत कम होता है, वो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते हैं। तो जो एसएमएस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप की एक फर्म है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। यानी कि यहाँ पे कोई दूसरा, कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं है जिसके अंदर जो जिनका कंट्रीब्यूशन इस इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करने में या इनको रन करने में है। तो डॉक्टर एमपी सिंह सर इज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ दिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट एसएमएस। ऐसे कई और छोटे मोटे एंटरप्राइज होते हैं। हम बड़ी कंपनी की बात नहीं करते हैं, छोटे छोटे जो शॉप्स खोलते हैं, दुकानें खोलते हैं, शोरूम्स खोलते हैं, उसके अंदर भी पार्टनरशिप यूजुअली बहुत कम होता है। आप बात करें, मिठाई की दुकान हो गई, कपड़े की दुकान हो गई, या कोई और दूसरा गाड़ी की दुकान हो गई, तो उसके अंदर जो है सोल प्रोप्राइटरशिप की जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा चलती है। मतलब द एजेंसी इज फुली फंडेड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन, so that enterprise is known as a sole proprietorship. If the assistance is fully cooperated by an individual person, there is no any private partners is involved in the operationality of the business, in the establishment or the running of the fully functioning of the organization, then this kind of firm is known as a sole proprietorship. सीधी सी बात है कि सोल प्रोप्राइटरशिप वैसी जो प्राइवेट सेक्टर की इंटरप्राइज हैं, या हम बात करें जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एक आदमी अकेला पूरे कंपनी को चलाता है, ऐसे कई कंपनीज हैं, देयर आर सो मेनी। अगर उसके अंदर, अगर वो कंपनी एंटरप्राइजेस है शेयर होल्डर के अंदर अगर रजिस्टर्ड है, तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं मानेंगे, ध्यान रहे। अगर कोई कंपनी, जैसे मेरी एक कंपनी है, मैं उसका मालिक हूँ, लेकिन बाद में हमें क्या लगा कि फ्यूचर में फर्दर एक्सपेंशन के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, हम क्या करते हैं, इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कर देते हैं, और उसके बाद जो है कई जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा मेरे पास आएगा, और इस तरीके से हम प्रॉफिट कमाएंगे और अपने पार्टनर्स के बीच उसको शेयर कर देंगे। तो अगर आपने अपने फर्म को शेयर मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड करके शेयर होल्डर से पैसा लेना शुरू कर दिया, तो वो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं रह जाती। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ऑलमोस्ट फाइनेंस इज प्रोवाइडेड और बियर्ड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन, जहाँ पे कोई दूसरा बाहर का आदमी या जो गवर्नमेंट है फाइनेंशियल या किसी तरीके को असिस्टेंस नहीं देता है। एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन, एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, दैट दिस इज कॉल्ड द सोल प्रोप्राइटरशिप। समझ गए सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? सर तो सोल प्रोप्राइटरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप एक ही होता है? एंटरप्रेन्योर को देखो, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर आज के समय में एक नया कॉन्सेप्ट चला होगा, आप लोग को बता देते हैं क्योंकि आप लोग बिजनेस बारे। एंटरप्रेन्योरशिप इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग अ बिजनेस।
एंटरप्रेन्योरशिप का एक टेक्निकल जो जो मीनिंग है वो ये होता है कि व्हेन ए पर्सन कम्स अप विद अ न्यू आइडिया एंड इनोवेशन। ऑब्वियसली जब आप बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में यूनिकनेस आप जरूर खोजते हैं। ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं होगा जो अपना जब बिजनेस लगाता है वो कहता है कि जो मार्केट में चल रहा है हम तो वही करेंगे एज इट इज। तो यूनिकनेस नहीं है तो उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ इनोवेटिंग समथिंग और प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद अ न्यू आइडिया, उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। हर बिजनेसमैन एक एंटरप्रेन्योरशिप करता है। एंटरप्रेन्योरशिप का एक रेगुलर अगर हम मीनिंग कहें तो बिजनेस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, और जो बिजनेस करने वाला होता है उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। एंड हु इज द एंटरप्रेन्योर? हु कम्स अप विद द न्यू कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, द क्रिएटिव आइडिया ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर। And the process of generating a new idea and innovation is called the entrepreneurship. Entrepreneurship is business करने का तरीका and entrepreneur is the businessman। दोनों का जो जो मीनिंग होता है बेसिक ये यही होता है। समझ गए? तो क्या पूछ रहे थे इसमें? सर तो अगर मतलब इंटरप्रेन्योर कोई इंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है तो वो सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, उसमें पार्टनरशिप भी हो सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं ऑब्वियसली है? ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो तो एक प्रोसेस है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव आइडिया इनोवेशन। अब उस इनोवेशन को एक आदमी अकेला लेके आ सकता है या उसके साथ कई पार्टनर जुड़ सकते हैं, तो उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप ही कह देंगे। एंटरप्रेन्योरशिप का डजंट मीन कि देयर शुड बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट इज नॉट द एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का एक जो बेसिक मीनिंग यही होता है कि व्हेन ए पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन कम अप विद द न्यू इनोवेटिव आइडिया, द बिजनेस आइडिया व्हिच मेक्स देम स्टैंड आउट ऑफ द अदर बिजनेस, और सेम इंडस्ट्री के अंदर दूसरों से उसको अलग करते हैं, इनोवेशन लेकर आता है, वो बन जाता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। अगर मान के चलिए जियो मार्केट में, जियो इतनी बड़ी कंपनी है, वो रिलायंस ग्रुप का जो शेयर है हमारे मुकेश अंबानी, वो एक एंटरप्रेन्योर हैं। तो उनका एक जो एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया क्या था जब जियो आया था, इनोवेशन क्या था कि भाई लोगों को कम से कम दर पे अच्छे से अच्छे जो है टेलीकॉम सर्विसेज मुहैया कराओ, अवेलेबल कराओ। तो उनका वो इनोवेशन हो गया, वो उनका इनोवेटिव आइडिया है। अब जरूरी नहीं है कि वो कंपनी जो है रिलायंस जियो वो मुकेश अंबानी की फुल्ली ओन्ड या सोल प्रोप्राइटरशिप पे नहीं है। वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, उनके कई शेयर होल्डर्स हैं। अब वो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को कुछ शेयर बेच दिया, कुछ शायद फेसबुक को भी बेचा है 10% या कुछ। तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं रही। लेकिन जब वो आइडिया 2016 में मुकेश अंबानी लेकर आई थी तो वो एक एंटरप्रेन्योरशिप था। एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए था क्योंकि जियो दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर से अलग था। उनकी जो कॉस्ट थी, जो सर्विस कॉस्ट थी, वो दूसरों से कम थी। वो हो गया एक इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं होता है कि हमने एक नया टेक्नोलॉजी इनोवेट किया तो वो यूनिक हो गया, नहीं। आपका कोई भी बिजनेस आइडिया, चाहे आप डिस्काउंट देकर करें, क्वांटिटी बढ़ाकर दे करें, सर्विस वारंटी बढ़ाकर करें, कुछ भी करें, जब सेम इंडस्ट्री में दूसरे बिजनेसमैन से आपको अलग कर देते हैं तो वो आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप हो जाता है। ठीक है? और वो एंटरप्रेन्योरशिप या तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हो सकता है या पार्टनरशिप में भी हो सकता है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो भी सोल एंटरप्राइज ही होते हैं, सोल प्रोप्राइटर ही होते हैं, सॉरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है सेल्फ, हाँ वो बिल्कुल होते हैं। हाँ वो मतलब जो स्वरोजगार कहते हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली बिजनेस एक्टिविटी, सी आपको किसी जॉब में इन्वॉल्व नहीं होना है। जॉब की एक्टिविटी को हम नहीं मानेंगे कि दिस इज द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेस। बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि यू हैव एंगेज्ड योरसेल्फ इन डूइंग अ बिजनेस, यूनिक बिजनेस। तो यस ऑब्वियसली यू आर अ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही होता है। ऑब्वियसली सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। ओके सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, सेल्फ ऑन्ड है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ ऑन्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो रन करता है, तो ऑब्वियसली वो होगा ही। चलिए ओके दूसरे की बात कर लेते हैं, पार्टनरशिप। आई थिंक पार्टनरशिप अब में ये की जो डेफिनेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप से पूरी तरीके से डिफाइन हो गई। पार्टनरशिप का मतलब ये है कि व्हेन मोर देन वन वन मोर देन वन एंटरप्राइज द पर्सन comes up with a new innovative idea
in doing some business, then this is called the partnership firm, right? भारत में अगर बात करें तो बड़े बड़े जो पार्टनरशिप फर्म है वो आपके मारुति सुजुकी हो गए, पहले टीवीएस सुजुकी हुआ करता था, हीरो होंडा हुआ करता था, अब वो अलग हो चुके हैं, वो जॉइंट वेंचर कंपनी। चाहे वो एंटरप्राइज बड़े लेवल का हो या छोटे लेवल का हो, जब जो कॉर्पोरेशन है, चाहे वो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन हो, जब वो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर करते हैं तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का फर्म का एक सीधा सा कंसेप्ट है कि जब बिजनेस में एक से ज्यादा इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो, वो अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हो। ठीक, रिसोर्सेज को शेयर करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि पैसों से, मॉनेटरी टर्म में हम एक दूसरे को मदद करें। मे बी मेरे पास लैंड है लेकिन आपके पास पैसा है, मेरे पास लैंड तो है लेकिन मैं उस पर बिल्डिंग नहीं बना सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। अब दूसरे जो पार्टनर के पास है उसके पास पैसा है, अब दोनों के बीच नेगोशिएशन ये हो जाता है कि मैं पैसा लगाता हूँ तो मुझे लैंड दो, हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और जो उसका फायदा होगा हम एक दूसरे से बांट लेंगे। जैसे आपके रियल एस्टेट में ऐसे कई कंसेप्ट होते हैं कि जो जिसके पास लैंड होता है, जिस किसान या जिस व्यक्ति के पास लैंड होता है, तो रियल एस्टेट वाले उसके साथ क्या कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। कैसा करो, 60-40% का हम रेशियो रखते हैं, तुम अपना लैंड मुझे दे दो, उसके ऊपर हम जो है अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाएंगे या जो भी हो शॉपिंग मॉल बनाएंगे, और उसके बाद जो उसमें जो प्रॉफिट होगा, जब बेचने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसका 40% हिस्सा तुम रख लेना और 60% हिस्सा मैं रख लूंगा। या चलो पैसों के टर्म में नहीं, ऐसा करते हैं जब बिल्डिंग बनेगा और उसके अंदर जितने कमरे होंगे या जितने फ्लैट्स होंगे उसके अंदर 40% तुम रख लेना और 60% मुझे दे देना, तो उसको भी हम पार्टनरशिप ही कहते हैं। पार्टनरशिप का मतलब कभी भी नहीं होता है कि हम मॉनेटरी टर्म में करें, सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस को हम पार्टनरशिप नहीं बनते। आप किसी भी तरीके जब रिसोर्सेज का शेयर करते हैं, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी। मेक श्योर man, material, machine and money are the 4 important organization resources। तो जब इन चारों में से जब लोग शेयरिंग करते हैं, चाहे कोई पैसे से कर दिया, किसी ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से कर दिया, किसी ने कहा कि मेरे पास सारा लेबर का खर्चा मैं उठाऊंगा, तो किसी भी तरीके से जब पार्टनर आपस में रिसोर्सेज का शेयर करते हैं और बिजनेस को रन करते हैं तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप कभी भी ध्यान में मत रखना कि पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब हम पैसों का लेन देन करें या पैसों की साझेदारी करें या 50-50 करें तो ही पार्टनरशिप होता है। नहीं, जब आप इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज का एक्सचेंज करते हैं, आपके बीच एक कॉपरेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, जब मिलकर काम करते हैं किसी भी रिसोर्स को शेयर करके, तो वैसे फर्म को हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। ठीक है अनुभव? यस सर। सर रिसोर्सेज आपने मैन, मटेरियल, मनी एंड तीसरा क्या था? मशीन। मशीन मशीन। मशीन टेक्नोलॉजी कह लें। जैसे मेरे पास मान के चलिए कि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है लेकिन मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे यूजुअली हम बात करें मारुति सुजुकी कंपनी की, कि भाई मारुति जो इंडियन कंपनी है वो उसके पास पैसा है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है। तो उसने क्या किया, सुजुकी के साथ हाथ मिला लिया। अब सुजुकी क्या कहता है, जापानीज वैसे भी टेक्नोलॉजी में नंबर 1 होते हैं पूरे दुनिया में, कि हम आपको जो है लेटेस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी देंगे, हम कार बनाएंगे और हम दोनों मिलकर उसका प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। हो गई पार्टनरशिप। तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो, चाहे पैसे की शेयरिंग हो, चाहे वो लेबर की शेयरिंग हो, चाहे मशीन की शेयरिंग हो, किसी भी तरीके से जब दो या दो से पार्टनर एक दूसरे को असिस्ट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मान लो कि जैसे आप पिकनिक को गए, 4-5 लोग या 10 लोग पिकनिक को गए, है ना। अब जब हम लोग बचपन में हुआ करते थे तो हम लोग पिकनिक किस तरीके से मनाते थे कि तुम जो है वो सारे बर्तन लेकर जाओगे, है ना। जो दूसरा बंदा है वो जो कुकिंग का जो अरेंजमेंट है, गैस या कुछ भी हो, स्टोव वो लेकर जाएगा। तीसरा जो है जो खाने की सामग्री है उसमें से कुछ कैटेगरी बना दी गई है कि तुम ये लेकर आओगे, तुम वो लेकर आओगे, उसने वो ले आया। और इस तरीके से क्या, वो सारे रिसोर्सेज की शेयरिंग हो गई और पिकनिक बन गया। पिकनिक के अंदर जो हमारा मेन्यू है वो पूरा हो गया और हम आराम से पिकनिक मनाकर घर लौट गए। तो
इस तरह की जब रिसोर्सेज शेयरिंग करके हम एक छोटा सा पिकनिक बना सकते हैं, तो एक बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस इसी तरीके से कुछ रिसोर्सेज की शेयरिंग करके अपना कंपनी रन कर सकते हैं। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे मशीन हो, किसी भी तरीके से जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में एक से ज्यादा पार्टनर हैं, एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे फार्म को हम पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। ठीक है वो। यस सर। तो आई थिंक 2 बज चुके हैं। वी विल यस। स्टॉप है टुडे, क्योंकि डिस्कशन में हमारा अच्छा है, थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि आप सेमेस्टर प्रोग्राम में नहीं है तो टाइम आसानी से निकलना पॉसिबल होता है। सेमेस्टर में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि हम जल्दी जल्दी कोर्स कवरेज करते हैं। तो अच्छा है, डिस्कशन होता है तो अच्छा लगता है कि भाई चलो लोग इंटरेस्टेड है। बाकी जो चुपचाप रहेंगे तो समझ में नहीं आता है कि आप ऑनलाइन है भी या नहीं है। तो अच्छा लगता है। डिस्कशन में ऐसे बने रहिए, जो क्वेश्चन है, जो डाउट है पूछते रहिए, जो आपके एडवाइजेज हैं वो भी आप देते रहिए। सर एक क्वेश्चन और है, जो आपने पार्टनरशिप मतलब सॉरी पार्टनरशिप नहीं प्राइवेटाइजेशन का बात किया था गवर्नमेंट में, तो उसमें आपने कहा था कि जब जो आजकल जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो प्राइवेटली ओन करता है, और वो चाहता है कि प्राइवेट वाले मतलब बाहर से कोई मतलब कोई भी इन्वेस्ट करे और उसको गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड करती है और फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि जब प्राइवेटाइजेशन होगा और प्राइवेटली इन्वेस्ट होगा इंस्टीट्यूशन में, तो उसका ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो एक वो होता है यूटिलिटी चार्ज होता है वो कम होता है और प्राइवेट का ज्यादा होता है। तो जो ले मैन है, जैसे कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो फीस होगा गवर्नमेंट वाले का वो कम होगा, लेकिन प्राइवेट प्राइवेट पब्लिक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होगा उसका ज्यादा होगा। तो जो ले मैन है, जो सिटीजन्स हैं किसी भी कंट्री या स्टेट्स के, तो उनको तो एक तरह से उनका एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा क्योंकि वो ज्यादा फीस पे करेंगे उसके लिए। तो ये गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू इट, उनको उससे मतलब नहीं है, उनको अपना खर्चा कम करना है। ना इफ यू तो हैव द सर कैपेबिलिटीज। मैंने हाँ, पर मैंने पूछा था कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री बेनिफिट, कंट्री गवर्नमेंट और कंट्री दोनों अलग अलग है ना, मतलब या फिर एक ही है? गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ द कंट्री। हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री प्रोग्रेस या फिर कंट्री के बेसिस पे कौन सा बेनिफिशियल ज्यादा अच्छा है, प्राइवेटाइजेशन या उस देखो, पब्लिक पब्लिक एक एक जो गवर्नमेंट होता है ना, गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होता है आपके बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड, आपके स्कूल शिक्षा से रिलेटेड होता है। वो उसकी जिम्मेदारी है, उसको प्राइवेटाइजेशन में नहीं डाल सकती है। गवर्नमेंट स्कूल चल रहे थे, वो चलेंगे। उसके बाद ओके। आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से आप अपना करियर बनाइए। अगर आपको लगता है हाँ। कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो इंजीनियरिंग करनी है, इसका मतलब है कि आपके पास पैसे हैं, तभी आप इंजीनियरिंग हम्म, करना चाहते हैं। अदरवाइज आप हम्म। नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्सेज या स्कूलिंग पास आउट करके अपना कुछ भी रोजगार धंधा कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है मेरे पास टैलेंट है लेकिन पैसा नहीं है, मेरे पास स्किल्स है या फिर वो तो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। उस केस में गवर्नमेंट के टॉप लेवल के इंस्टीट्यूशन हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग करने हैं तो गवर्नमेंट ने आईआईटी एनआईटी आपको दिए हैं, आप उसको क्वालिफाई हाँ, करिए। गवर्नमेंट के तो पास कल को अगर आईआईटीज का भी प्राइवेटाइजेशन हो गया तब तो उसकी भी फीसेस बढ़ जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। नहीं नहीं नहीं, अब ऐसे कुछ जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट अपना हाथ नहीं डालेगी, वो रहेगी। तो जो टैलेंटेड हैं, गवर्नमेंट को उसको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की कई बार स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट के पास, हाँ। आपके पास अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बहुत ही सब्सिडाइज रेट की फीस है। तो अगर आप में टैलेंट है तो क्वालिफाई करिए और ऐसे इंस्टीट्यूट में जाइए। लेकिन अगर हर कोई कहेगा कि हम इंजीनियरिंग करेंगे और मेडिकल करेंगे और उसके पास एबिलिटी क्वालिफाई करने की नहीं है, तो इस केस में गवर्नमेंट उनको क्यों फाइनेंस देगी? जैसे कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो ऑब्वियसली बात है इसमें भी इसका जो रेंटल फेयर चार्ज है वो बढ़ेगा। ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो इसमें कॉमन मैन जो ले मैन है उसको एक तरह से घाटा ही होगा ना, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे अब। तो ये चीज तो हम पहले ही बताए थे कि हम दो पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। एक तो जो नॉर्मल सिटीजन, फैसिलिटी भी तो बढ़ जाएगी। फैसिलिटी तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन फिर हम उसको नहीं हाँ। मानते, क्योंकि कॉस्ट हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है। हाँ। फैसिलिटी चाहे मिले ना मिले, कॉस्ट कम होना चाहिए। हम कहते हैं कि भाई चीप एंड बेस्ट, तो वो चीज हम्म। कम हो जाएगी, फैसिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन लोगों का एक जो है आक्रोश रहेगा कि भाई हमारे फाइनेंशियल बर्डन को गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है।
लेकिन गवर्नमेंट को बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि भाई आपके लोड को बढ़ाने के बाद उनके पास इतना ज्यादा पैसा आ गया कि पूरे कंट्री के वेलफेयर में काम आएगा। जो तो गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल सिटीजन को या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सिटीजन को नहीं देख रही है, वो पूरे गवर्नमेंट के वेलफेयर की बात करती है। और वो कैसे पॉसिबल होगा जब इन चीजों को हम डिसइन्वेस्ट करें या इनमें पैसा कम लगाएं या पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर दें। तो गवर्नमेंट का पर्पस साफ है कि भाई हम अपना बर्डन कम करना चाहते हैं, जो बेसिक सर चीजें हैं। लेकिन हाँ, लेकिन एज अ कंट्री उसमें गवर्नमेंट भी आ गया, कॉमन पीपल भी आ गया, सिटीजन्स भी आ गए। तो ऑब्वियसली यहाँ गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, लेकिन जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स है, उनको घाटा हो रहा है। तो ओवरऑल जो कंट्री का फायदा है वो तो कंपनसेट हो गया दोनों के। कुछ ना मतलब ओवरऑल कंट्री का फायदा कुछ खास नहीं हुआ, गवर्नमेंट को फायदा हुआ। एक तरफ से यहाँ शिफ्टिंग ऑफ जो बेनिफिट है वो हो गया। पहले जो बेनिफिट पब्लिक को मिल रही थी, अब वो गवर्नमेंट को ज्यादा फाइनेंस होंगी। ऐसा मतलब जो पैसा वो पब्लिक में इन्वेस्ट कर रहा था वो सब बच गया बढ़िया। गवर्नमेंट का। नहीं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट को बेसिकली जिस चीज से मतलब था कि भाई जो पैसा है पूरे कंट्री के अब देखो, कहीं ना कहीं अगर हम प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देते हैं तो गवर्नमेंट का लॉस नहीं है, क्योंकि जो जो प्राइवेट प्लेयर है वो टैक्स भी तो देंगे गवर्नमेंट को क्या घटा है। जितना ज्यादा प्राइवेट जो फर्म होंगे वो गवर्नमेंट से हाँ। रजिस्टर्ड होंगे, तो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। जब टैक्स देंगे तो पैसा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास आ ही रहा है। उनका जो है जो जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है वो बढ़ी रही है, और फिर उन टैक्स के पैसों से भी कंट्री के वेलफेयर में काम करेगी। सर हाँ, बट सर जो ले मैन है उसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि, सर लेकिन कंट्री में तो दोनों आते हैं ना, गवर्नमेंट भी आते हैं, ले मैन भी आते हैं, वो तो है, वो तो है। सिटीजन्स भी आते हैं। हम्म। तो जो हाँ। बेसिक सर्विसेज है गवर्नमेंट वो उसको बहाल रखेंगे। हम देखो, कहने को अच्छा। तो कह दिया कि भाई हम चलो ठीक है रेलवे को प्राइवेट कर देंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये तो एक बस एक चर्चा चल रही है कि गवर्नमेंट की ऐसी प्लानिंग है। अब जरूरी नहीं है वो हम्म। हो जाए, क्योंकि वो एक बेसिक सब है। रेलवे जो है, एक रेलवे ट्रांसपोर्टेशन एक बेसिक नीड है, एक एक इंडियन सिटीजन की। लाखों करोड़ों हम्म। लोग हर दिन सफर करते हैं, वो तो नीड है। अब हम्म। गवर्नमेंट अगर उसको प्राइवेट करने जा रही है तो उसके पहले गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो जिस हिसाब से हम आपको किराया ले रहे हैं, जिस हिसाब से फैसिलिटी दे रहे हैं, वो कायम रहेगा। तब तो जो सिटीजन है उसको बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करेगी, अब उसका विरोध नहीं करेगी। लेकिन अब ये कह देगी हम नहीं जानते हैं। अगर प्राइवेट प्लेयर जैसे चाहे अपने हिसाब से पॉलिसी करे, तब तो उसके ऊपर लोग हंगामा करेंगे, धरना देंगे, और वो चीज नहीं होगी। हम्म। तो देखा जाए तो ओके। आज के डेट में अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है एक लंबे समय तक। गवर्नमेंट का ठीक है, अपना डिटर्मिनेशन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। बट गवर्नमेंट का जो पर्पस यही है कि अपना कॉस्ट कटिंग के लिए वो प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। हम्म। ये उनका पर्पस है। ओके। और कुछ तरह पूछ रहे थे क्या? दरअसल अभी हम लोगों का वो चल रहा है, फैकल्टी डेवलपमेंट हम लोग का एक तरह से वर्कशॉप चल रहा है 1 वीक का। तो 2:30 बजे स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए शायद ज़्यादा अभी टाइम नहीं दे पाएंगे 10 तारीख तक। ठीक है। तो और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट क्लास सर में। हाँ बोलो दर्श, लास्ट क्वेश्चन बोलो। सर तो जैसे गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करते जा रही है, तो सर जितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था गवर्नमेंट सेक्टर के उस प्रोडक्ट से टैक्स क्या दे पाए? टैक्स भी बढ़ोतरी देखो, जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंशन होगा, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस उतना आएंगी, ऑब्वियसली बढ़ेंगी। गवर्नमेंट को तो फायदा मिल ही रहा है, गवर्नमेंट को कोई घाटा नहीं है। हाँ, एक जनरल पब्लिक को लॉस हो सकता है, गवर्नमेंट किसी भी केस में लॉस में नहीं रहेगा। जनरल सिटीजन को थोड़ा बहुत सफर करना पड़ सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके लिए कॉस्ट बर्डन हो जाएगा, चीजें महंगी हो जाएंगी। प्राइवेट में हर चीज तो महंगी होती है। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट सर है। एक हाँ, आप बोलो। सर मेरे ख्याल से पहले इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक बढ़ने देना है, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन चालू करना चाहिए रेलवे, अभी तब सही होगा। अभी तो बस ये जस्ट एक गवर्नमेंट की डिटर्मिनेशन है। अब वो अभी फिलहाल इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। अब लोग जिस हिसाब से आंदोलन कर रहे हैं या जिस हिसाब से असंतुष्ट हो रहे हैं, उसके हिसाब से गवर्नमेंट फर्दर प्लान करेगी। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कुछ शायद चल रहा है, मे भी शायद कुछ होगा ऐसा कुछ, मेरे हिसाब से प्राइवेटाइज। सर अभी सुबह से लाइट कटी हुई है उसी चक्कर वो में। तो है। सर उसी वजह से सुबह से लाइट कटी हुई है अभी।
धरना दिए हुए हैं सर। अब क्या उनकी डिमांड है भगवान ही जाने, ये पता नहीं है, लेकिन हाँ ये तो कह रही है कि भाई गवर्नमेंट हम जो है दूसरे ऑप्शन तैयार रख रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, दूसरे ऑल्टरनेटिव्स उनके पास तैयार है। अब क्या अल्टरनेटिव्स है पता नहीं, लेकिन देखो हमारे एरिया में तो अभी नहीं गया है, अब देखो कैसे कैसे जाएगा धीरे धीरे। तो ठीक है तनुष्का, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है, बिकॉज आई हैव वर्कशॉप टू ज्वाइन। अभी आपको पढ़ाया, अभी हम आप खुद पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का एक वर्कशॉप चल रहा है, तो मिलते हैं ओके अगले सर, क्लास में, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। सर थैंक यू।